नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य पेपर नंबर 1 बीए फिफ्थ सेमेस्टर इकाई संख्या 1 चैप्टर संख्या 3 के बारे में, जिसमें हम काव्य हेतु का परिचय समझेंगे। काव्य हेतु कहते किसे हैं, काव्य हेतु की परिभाषा, काव्य हेतु का विशेषता, इसका लक्षण या सारी जानकारी जो भी होती काव्य हेतु से रिलेटेड। काव्य हेतु कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग काव्य शास्त्रियों ने काव्य हेतु को कितने टाइप से डिवाइड किया है और वो होते कौन कौन से हैं, पूरा डिटेल से जानकारी। और साथ ही साथ में काव्य हेतु से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चंस की श्रृंखला भी मैंने रखी, जैसे कि आपने पहले के 2 चैप्टर्स में देखे होंगे। इससे पहले काव्य की प्रतिभा को लेकर के, या मतलब कि काव्य का जो उद्देश्य है, या काव्य की जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि काव्य, मतलब उसमें मैंने विस्तार से चीजों को आपको समझाया था। आप लोगों ने इसको विस्तार से देखा था। मेरे पास सिलेबस है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने चीजों को समझा अभी तक। चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने देखा बेटा, चैप्टर नंबर 1 में क्या देखा? चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने काव्य प्रयोजन के बारे में समझा कि काव्य प्रयोजन क्या होता है। फिर काव्य लक्षण को हमने देखा। आज के वीडियो के माध्यम से काव्य हेतु, और अगली वीडियो में काव्य का स्वरूप और काव्य की आत्मा। काव्य का स्वरूप और काव्य की आत्मा लगभग एक ही टाइप की चीजें होती है, तो उसमें कोई भटकने की जरूरत नहीं है। उसको मैं एक ही वीडियो के माध्यम से समापन करने का प्रयास करूंगा। बहुत ही बारीकी के साथ चीजें समझाने वाला हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए चर्चा करते हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी साहित्य का पेपर 1 साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना आपको पढ़ना है। इसमें चर्चा हो रही है भी साहित्य शास्त्र पर, जिसमें हम लोग इकाई संख्या 1 की चैप्टर संख्या 3 के बारे में चर्चा करें। और जो अगला वीडियो होगा, चौथा चैप्टर होगा, उसमें हम काव्य की जो है आत्मा या काव्य के स्वरूप के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के आपका 4 चैप्टर में पूरी इकाई आपकी समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम चर्चा करेंगे बेटा अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, रस सिद्धांत के बारे में, भारतीय काव्य सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। वो भी आपका आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। चलिए हेडिंग डालिएगा आप, काव्य हेतु का अर्थ। काव्य हेतु के अर्थ की अगर बात की जाए तो काव्य हेतु का क्या अर्थ होता है, आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखिए सरल भाषा में अगर देखें तो काव्य हेतु से आशय उन कारणों से, उन मोटिवेशन यानी प्रेरणाओं से, या उन एलिमेंट्स यानी तत्वों से होता है, यानी ऐसे तत्व, ऐसी प्रेरणाएं और ऐसे रीजंस, कारण जो कवि को काव्य रचना करने के लिए मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, उत्सुक करते हैं। कोई कवि काव्य क्यों करे, उसके लिए उसको जो मोटिवेशन मिलता है, वह मोटिवेशन काव्य हेतु कहा जाता है। कुछ लोग अपनी प्रतिभा उनके अंदर होती है, उस प्रतिभा को दिखाने के लिए करते हैं। कुछ लोगों को एक बाह्य मोटिवेशन मिलता है। ऐसे तमाम प्रकार के मोटिवेशन होते हैं। उन्हीं मोटिवेशन को काव्य शास्त्र की भाषा में, साहित्य शास्त्र की भाषा में हेतु कहा जाता है। काव्य हेतु का सीधा सा मतलब होता है काव्य करने की जो प्रेरणा मिली है, वो आपको कहाँ से मिली है। जैसे आपने सुना होगा कि एक पद्य आता है कविताओं को करने को लेकर के, कविताएं कैसे उपजी इसको लेकर के एक पद्य है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। यानी कविता ऐसे ही नहीं बन जाती, कविता के पीछे बड़ा उद्देश्य होता है और बहुत ही एक प्रकार से जब भावनाएं एकदम से अंदर आपकी उद्वेलित होती है, तब जाकर के कविता का निर्माण होता है। कविता कोई व्यक्ति ऐसे ही नहीं लिख देता है, आह से उपजा होता है ज्ञान उसमें, ठीक है। निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। जब एक प्रकार से कवियोगी होगा पहला कवि, ऐसा कहा गया, सुमित्रानंद पंत ने सारी पंक्तियों को कहा है। तो वो चीजें आपको, यानी एक मोटिवेशन जो आपको मिलती, कुछ लोगों को आंतरिक मोटिवेशन मिलता है, कविता करनी है, या फिर जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पढ़ाने का मोटिवेशन जो मिला, वो हमारा क्या होगा, वो एक प्रकार से पढ़ाई का हेतु कहा जाएगा। यानी कि हम पढ़ाई क्यों करवा रहे हैं, ठीक है। तो काव्य हेतु का मतलब सीधा सीधा किससे होता है बाबू, उन कारणों से, उन प्रेरणाओं से, या उन तत्वों से जो कवि को काव्य रचना करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। यह वह भीतरी शक्ति होती है काव्य हेतु, जो कविता की उत्पत्ति का मूल आधार बनती है। कविता की उत्पत्ति कैसे होनी है या कैसे होती है, इसको लेकर के एक डिटेल से जानकारी, या फिर एक एक अंदर से आपको उद्वेलित करती है कि आप कविता करें। इसके लिए मोटिवेशन जहां से प्राप्त होता है वही है। यह कवित्व शक्ति का बीज होता है। यदि कवि में यह कारण नहीं होंगे तो वह उत्कृष्ट काव्य की रचना नहीं कर पाता। एक कारण, एक रीजन के तहत जो है कोई व्यक्ति जब काव्य लिखता है तो वह काव्य बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे कि आपने हिंदी साहित्य में देखा होगा, नाम सुना होगा घनानंद महोदय का। घनानंद जो है वो ब्रेकअप के कवि कह सकते हैं, यानी कि प्रेम के पीर की कवि कहा जाता है। सुजान जब उनके साथ चलने से मना कर देती है, तब घनानंद जो है निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं। और उसके बाद में आप देखिएगा घनानंद जैसे महान विद्वता
वाले व्यक्ति जो राजा महाराजाओं के दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे, मोहम्मद सारंगीले के दरबार में रहा करते थे, एक क्षण नहीं लगा उनको जो है उनका दरबार छोड़ते समय। और जब सुजान ने उनको ठुकरा दिया और उसके बाद में फिर उन्होंने क्या किया, आजीवन प्रण कर लिया कि शादी ही नहीं करना है पूरे जीवन, ठीक है। पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया उन्होंने। और कविताएं कैसी लिखी, सुजान सागर, सुजान हित, ठीक है, सुजान, सुजान को लेकर के बड़ी कविताएं लिखी। तो उनके पीछे एक रीजन था कि सुजान ने उनको मना कर दिया था। एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है। जब ऐसे ऐसे कभी कभी लड़कों का जब ब्रेकअप होता है तो वो यूपीएससी की तैयारी करने निकल जाते हैं, लड़कियों का ब्रेकअप होता है वो यूपीएससी की तैयारी निकल, उसी में कोई कोई बच्चा बन जाता है, कोई कोई बच्चा बहुत आगे निकल जाता है इसी में, ठीक है, इसे छूटे छुड़ाने के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं पे इसमें कुछ लोग बन गए और कुछ लोग ही बनते हैं, बाकी सब लोग यही देख देख करके बिगड़ रहे हैं। अब भाई फलाने का गर्लफ्रेंड थी छोड़ करके गई थी, वो बन गया, मूवी बन गई उस पे जो है ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। अरे वो पिक्चर में ठीक लगता है, ठीक है, और रियल लाइफ में बड़ा संघर्ष करना पड़ता। तो ऐसे में मूवी देख करके अपना जो है करियर मत डिसाइड कीजिएगा कि हमको यही करना है। आपके अंदर जो जज्बा है, वो जज्बा आपके जब अंदर से निकलता है, वो जज्बा अच्छा होता है, वही काव्य करने के लिए जो आपको प्रेरित करता है, वो कविताएं, मतलब कि वही आपका काव्य का हेतु कहा जाता है। काव्य की परिभाषाओं को लेकर के बताऊं तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी, इनको मैंने एक चार्ट के माध्यम से आपके लिए व्यवस्थित किया है। काव्य हेतु की विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं देखिए, पहले विद्वान है आचार्य भामा। भामा की बात किया तो अलंकार संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। ये चीजें मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं ताकि जो है काव्य अलंकार पुस्तक भामा की, चूंकि ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं ऑब्जेक्टिव में। काव्य अलंकार, ठीक है, काव्य अलंकार पुस्तक किसकी है, आचार्य भामा की पुस्तक है और अलंकार संप्रदाय के प्रणेता हैं। इन्होंने ये कहते हैं काव्य हेतु की परिभाषा को देते हुए कि प्रकृति काव्य हेतवः, यानी प्रकृति जो होती है काव्य करने के लिए मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है। कवि की जन्मजात प्रकृति ही काव्य हेतु है, प्रतिभा आवश्यक है, यानी प्रतिभा जो होती है व्यक्ति के अंदर जरूरी है, लेकिन कवि की जन्मजात प्रकृति जो होती है वो काव्य हेतु ही होती है। काव्य हेतु के द्वारा ही कहीं ना कहीं पे कवि के अंदर जन्मजात होती है, ऐसा इन्होंने कहा, ठीक है, प्रकृति के द्वारा, या प्रकृति में ऐसी होती है। आगे देखिए दूसरे विद्वान आते हैं आचार्य बामन। आचार्य बामन की अगर बात की जाए तो इनका नाम जो है रीति संप्रदाय के आचार्यों में गिना जाता है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं ये, ठीक है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति नाम की रचना भी लिखते हैं। रीति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य रहे। इन्होंने कहा कवित्वम काव्यस्य हेतु, यानी काव्य हेतु केवल कवित्व या रचनात्मक प्रतिभा होती है। काव्य हेतु क्या है, बस केवल रचनात्मक प्रतिभा आपके अंदर है तो वो काव्य हेतु करने के लिए आपको, मतलब कि काव्य करने के लिए मोटिवेट करती है। तो ये जाहिर सी परिभाषा। तीसरे विद्वान आते हैं राजशेखर। राजशेखर कहते हैं कवित्व का मूल प्रेरणा प्रवृत्ति और स्वाभाविक प्रतिभा होती है, यानी काव्य हेतु में भावात्मक प्रेरणा यानी कि इमोशनल चीजें होती है, जैसे आह से उपजा होगा गान, मैंने आपको बताया, ठीक है, और स्वाभाविक अभिव्यक्ति शामिल होती है। यही होती है काव्य की परिभाषा जो विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दी, जिसको मैंने आपको विस्तार से कह सुनाया, ठीक है। आपने बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को देखा, समझा और सुना। आगे देखिएगा, अगले विद्वान आते हैं बाबू, उनका नाम है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट संस्कृत के बढ़िया काव्य शास्त्री हैं और विद्वान काव्य शास्त्री हैं। ये कहते हैं कि प्रतिभा श्रुतम अभ्यासः काव्य हेतुस्त्रयो मतः, यानी कि प्रतिभा श्रुतम अभ्यासः काव्य हेतुस्त्रयो मतः, यानी कि मम्मट ने 3 हेतु माने हैं मुख्य रूप से। पहली है प्रतिभा, ठीक है, अभ्यास जिसको आपका सॉरी पहले ही प्रतिभा, दूसरा है अभ्यास और तीसरा है आपका जो है हेतु स्त्रयो मतः, यानी कि ज्ञान, ठीक है। अभ्यास श्रुत, श्रुत श्रुत माने ज्ञान होता है, इसको आप श्रुत कहते हैं यहाँ पर, श्रुत, प्रतिभा श्रुत और अभ्यास, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका प्रतिभा श्रुत और ज्ञान मतलब कि अभ्यास, प्रैक्टिस जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। इंस्पायरेशन, यानी प्रतिभा आपको कहीं से मिलती है, कहीं से इंस्पिरेशन मिलता है, तो आपके अंदर प्रतिभा जो होती है, इंस्पिरेशन इस मतलब इंस्पायरेशन जिसको बोलते हैं, वो या तो फिर आपके अंदर ज्ञान है तो आप कविता कर सकते हैं, या फिर आप प्रैक्टिस बहुत करते हैं तो आप कविता कर सकते हैं। ये 3 हेतु होते हैं। ये 3 हेतु जो होते हैं ये काव्य को एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे किसी व्यक्ति को काव्य करने के लिए मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं। काव्य की प्रतिभा यानी प्रतिभा, अभ्यास और उसके अंदर जो है ज्ञान अगर है तो वो भी करता है। इस तरीके से काव्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर प्रतिभा हो, जिसके अंदर कोई ज्ञान हो और जिसके अंदर प्रैक्टिस करने की क्षमता हो, कैपेसिटी हो। आगे बढ़िएगा, काव्य हेतु के प्रकार को समझने का प्रयास करते हैं। काव्य हेतु को समझने से पहले यहाँ पर एक चीज जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे कोर्स से ज्वाइन होना चाहते हैं, शुक्ला स्टडी पॉइंट की पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे ही सभी चैप्टर से बनने वाले पीडीएफ जो है तैयार किए गए हैं, वो सब पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। मात्र 100 रुपए फीस लगती है। 91 61 93
6062। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा, ये मेरा नंबर है, इसी पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। 5th सेमेस्टर में है आप, लिख करके भेज दीजिएगा। हिंदी की पूरी क्लास, मतलब हिंदी की पूरा नोट्स, पूरा क्लास सब कुछ आपको मिलता रहेगा। मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, चैप्टर वाइज सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या क्या होगा बेटा, सबसे पहली बात आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देनी होगी। जैसे आप फीस जमा करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। ठीक है, लाइव क्लास की लिंक हो गई, पीडीएफ नोट्स हो गया, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स हो गया क्लास के बाद में, पीडीएफ हो गया सभी सब्जेक्ट का आपका। ठीक है, इसके साथ साथ ये पीडी जो होगा, जो मॉडल पेपर होगा, एमसीक्यूज टाइप का मॉडल पेपर भी रहेगा और अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय का मॉडल पेपर भी रहेगा, जिसमें लिखने वाले क्वेश्चन आते हैं। यानी किसी भी विश्वविद्यालय का, किसी भी कॉलेज का आप पेपर देने जा रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। केवल इसमें एक सब्जेक्ट की तैयारी नहीं, बल्कि आपका हिंदी के दोनों पेपर की तैयारी, यानी आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी का दोनों पेपर आपका हो जाएगा, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, यानी कि हिंदी का राष्ट्रीय काव्य और साहित्य शास्त्र हिंदी आलोचना दोनों। और ऐसे ही हिंदी के अलावा आपका एक सब्जेक्ट और होगा, संस्कृत है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, संस्कृत, जो भी आपका सब्जेक्ट, हिंदी के अलावा भी कोई सब्जेक्ट आपका अगर है, मतलब सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में आपकी हो जाएगी। यानी कि 2 मेजर सब्जेक्ट की तैयारी, एक को करिकुलर में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस होगा, इसके लगभग 10% आपको एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की मिलेगी। और इस तरीके से पूरी तैयारी आपकी मात्र 100 रुपए फीस में करवाई जा रही है। इसी 100 रुपए फीस में आपको 2 मेजर सब्जेक्ट की दोनों पेपर की तैयारी और को करिकुलर की पूरी तैयारी आपको मिल जाएगी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, राम मनोहर लोहियावत विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है, बलिया विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, ठीक है, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, और आपका जो है क्या नाम है, एमजी प्यारी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मासा कुमारी सहारनपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़। ऐसे ही आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, जनक आपका ये क्या नाम है, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, ठीक है। ऐसे ही प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय, से तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जहाँ पर चीजें सिलेबस जो है आपका हिंदी शास्त्र, साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, हिंदी आलोचना जो भी होगा आपका वहां पर मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, इंपॉर्टेंट चीजें। तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर 9161 93 762 पर, हमारे साथ जुड़ जाइए। जिन बच्चों को केवल 5th सेमेस्टर में जुड़ना है उनके लिए 100 रुपए फीस है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमको 5th और 6th दोनों सेमेस्टर में जुड़ जाना है गुरुजी, तो हमारे लिए कोई छूट रहेगी अगर एक साथ हम जुड़ जाएं और आपका पूरा बीए कंप्लीट भी हो जाए। मात्र 100 रुपए फीस में आपका, मतलब कि ये तो एक सेमेस्टर का मिल रहा है, लेकिन अगर आप दोनों का लेंगे तो 200 रुपए आपके नहीं लगेंगे, एक साल लेंगे आपके लिए केवल 150 रुपए की व्यवस्था है, यानी कि 150 रुपए में आपका 5th और 6th दोनों सेमेस्टर का मिल जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए, तो तुरंत जुड़िए, देर ना कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे जो कि आपके पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। जैसे जो मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किया है तो कितना जबरदस्त, तो आप इस नंबर पर तुरंत एसएमएस कीजिए, नंबर नोट कर लीजिए और एसएमएस कीजिए। ठीक है, चलिए, यहाँ पर आपके जो नोट्स दिख रहे हैं इस तरीके से नोट्स आपको मिल जाएगा। ऐसे आप अपना वीडियो देखने के बाद पढ़ लीजिएगा, कितना अच्छे तरीके से मैंने सेट किया, तैयार किया, आपके लिए लिखा है। बहुत ही मेहनत लगती है ऐसे नोट्स को तैयार करने में, तो प्लीज समझा करें और आप कोर्स ज्वाइन होकर के सफल करें इन चीजों को जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सफल बनाए, मजा आएगा। चलिए, तीसरा है काव्य हेतु का प्रकार। देखिए, मुख्य रूप से काव्य हेतु कई प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के काव्य हेतु मम्मट ने जो बताया सर्वमान्य है, इसको कई लोगों ने स्वीकार भी किया है। पहले काव्य हेतु होती प्रतिभा। प्रतिभा जिसको आप कह सकते हैं, ये इनबॉर्न टैलेंट कह सकते हैं इसको, या फिर इंस्पायरेशन कह सकते हैं, यानी यह स्वाभाविक रचनात्मक शक्ति है, इस सभी रचनाओं में होती है। और प्रतिभा को लगभग आप देखते हैं सभी लोगों ने स्वीकार किया है, प्रतिभा को किसी ने मना नहीं किया है। दूसरी बात है, कवि जन्म से ही विशेष संवेदना और कल्पना शक्ति रखता है, मतलब ये जन्म से ही व्यक्तियों के अंदर कुछ ऐसी इमोशनल चीजें होती हैं जो और लोगों में नहीं होती हैं। उनके पास ऐसी कल्पना शक्ति होती है, इमेजिनरी पावर होती है, जो कि और लोगों में शायद ना हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। इसके अलावा इसे कोई सिखा नहीं सकता, यह आत्मा की ऊर्जा होती है। ठीक है, ये आपके आत्म की उपज होती है। प्रतिभा जो है वो कोई व्यक्ति दूसरा आपको सिखा नहीं सकता, ये आपका स्व का होता है, यानी कि इसीलिए इसको इनबॉर्न टैलेंट बोलते हैं। ये आपको एक प्रकार जन्मजात ही मिलता है, प्रतिभा जो होती है, ऐसा मम्मट कहते हैं। दूसरा जो एक प्रकार से होता है उसका नाम है श्रुत। श्रुत माने होता है ज्ञान, यानी ज्ञान भी एक प्रकार का काव्य हेतु होता है। और मम्मट ने कहा ज्ञान जो होता है ये बड़ा ही जबरदस्त होता है, जैसे कि शास्त्रों का ज्ञान आपको है, काव्य का ज्ञान है, वेद पुराण रीति, इन सभी का अगर आपने अध्ययन किया अच्छे तरीके से, आपको काव्य करने के जो एक प्रकार तौर तरीके हैं पता है, सब कुछ आप जानकार हैं। बिना ज्ञान के कवि केवल भावुक हो सकता है, पर गहरा काव्य नहीं रच सकता है। केवल भावनाओं से एक प्रकार से कुछ नहीं होता है। जब तक ज्ञान नहीं रहेगा, शब्द बनाने की शैली नहीं रहेगी, अलंकार और
रस सिद्धांत आपको नहीं पता होंगे तब तक आप कविता नहीं कर पाएंगे, अच्छी कविता नहीं कर पाएंगे। बस केवल आप इमोशंस बयां कर पाएंगे। एक कवित्व के दृष्टिकोण से देखें तो वो सही नहीं होगा। यानी केवल ज्ञान ही जरूरी नहीं है, ना केवल जो है प्रतिभा जरूरी है। प्रतिभा, ज्ञान, ठीक है, और जो है अभ्यास, ये सब जरूरी होता है किसी भी काव्य के लिए। यानी दूसरा क्या है, श्रुत यानी ज्ञान भी बहुत जरूरी होता है। तीसरा होता है काव्य हेतु अभ्यास। आचार्य मोहम्मद कहते हैं तीसरा होता है क्या, अभ्यास। अभ्यास यानी प्रैक्टिस। लगातार लेखन करने से और चिंतन से काव्य कला पर अधिकार प्राप्त होता है। आप देखेंगे मुंशी प्रेमचंद जब पहले लिखते थे तो वो 1916 की उनकी कहानियों को पढ़ेंगे तो आपको कुछ और चीजें दिखेंगी, लेकिन जब 1936 की कफन कहानी पढ़ेंगे, 1916 की आप पंच परमेश्वर कहानी देखिए और 1936 की आप कहानी देखिए, कौन सी, 1936 की कहानी देखिए आप कफन कहानी, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, ऐसे ही जयशंकर प्रसाद की शुरुआती कविताओं को देखिए और कामानी जैसे महाकाव्य जब लिखा तब देखिए, तो कहीं ना कहीं पे कविताएं जब शुरू होती हैं या कवि जब शुरू शुरू में लिखता है तो वो उतना ज्यादा एक प्रकार से मजा हुआ नहीं होता है, उसके अंदर थोड़ा सा प्रैक्टिस की कमी होती है, लेकिन जब वही व्यक्ति प्रैक्टिस कर लेता है तो निखर करके सामने आता है। ठीक है, इस तरीके की चीजें आपको समझनी पड़ेगी। यानी अभ्यास के बिना प्रतिभा निष्फल हो जाती है। अगर आपके अंदर प्रतिभा बहुत है और आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, विराट कोहली बहुत अच्छा खेलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब प्रेमानंद जी के जो है शरण में गए तो प्रेमानंद जी ने कहा कि बेटा आप कभी भी कितना भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन जब भी आपको मैदान में उतरना है तो प्रैक्टिस जरूर करना है। विराट कोहली जैसा महान बल्लेबाज जिसको भी प्रैक्टिस करने के लिए बाबा जी ने कहा, तो जरूरी है कि प्रैक्टिस किया जाए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। और आप सोचे कि ज्ञान हम बहुत ले लिए हैं, बस आप आराम से सोएंगे तो हमारा सब हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आप एकदम से परेशान हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो जहां भी आपने प्रैक्टिस में कोताही करी वहीं से आपका पतन शुरू हो जाता है। यानी कि कविता करने के लिए ना केवल आपके पास प्रतिभा, ना केवल ज्ञान, बल्कि अभ्यास का होना बहुत जरूरी होता है। एक अभ्यासशील व्यक्ति ही एक अच्छा काव्य कर पाता है। जितने हिंदी में बड़े बड़े काव्य ग्रंथ लिखे गए वो सब चीजें जरूरी है। इसके अलावा कुछ अन्य सहायक हेतु भी हैं काव्य में, जैसे 3 तो मेन हेतु होते हैं मम्मट ने कहा। कुछ और जैसे कि प्रेरणा, मोटिवेशन, जैसे समाज, प्रकृति, प्रेम, पीड़ा या विशेष घटना से प्रेरणा मिलती है, उससे लोग काव्य हेतु की मोटिवेशन पा करके लिखते हैं। जैसे कि घनानंद, जैसे कि आप देखते हैं प्रकृति को जो है प्रकृति से प्रेरणा पा करके श्वेतानंद पंत ने लिखना शुरू कर दिया। समाज के बारे में आप देखते हैं तमाम लोगों ने लिखा ही है। ठीक है, या किसी विशेष घटना आपको दिखी तो उस पर आपने जो है लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, काव्य करने की प्रेरणा मिलती है, हमको मोटिवेशन मिलता है अलग अलग चीजों से। तीसरी बात, पांचवी बात है संवेदना। संवेदना भी काव्य हेतु होता है, काव्य करने के लिए मोटिवेट करता है। किसी अनुभूति या संवेदना से कवि काव्य की ओर आकर्षित होता है और उस संवेदना को लेकर के वो काव्य को लिखना प्रारंभ कर देता है। ये भी एक काव्य हेतु है। अनुभव, अनुभव भी काव्य हेतु होता है। जैसे कि जीवन अनुभव गहराई लाते, मतलब जीवन में अनुभव जो होते हैं गहराई लाते हैं। जैसे कि प्रेम, वियोग और सामाजिक विसंगतियां जो होती हैं, ये सब आपको अनुभव देती हैं। आप प्रेम करते हैं तो उससे अनुभव मिलता है, आपको वियोग मिलता है तो भी अनुभव मिलता है, या फिर आप सामाजिक विसंगतियों में रहते हैं तो भी उससे भी अनुभव मिलता है। यानी जीवन का कोई भी घटना, कोई भी दृश्य आपको कुछ ना कुछ अनुभव जरूर सिखा करके आता है, कुछ ना कुछ आपको जरूर बता करके जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका होता है काल और परिस्थिति, यानी समय और परिस्थिति जो होती है वह भी आपको काव्य करने के लिए मोटिवेट करती है। समय, युग और सामाजिक स्थिति भी रचना को प्रभावित करती है। जैसे कि आप देखते हैं छायावाद की रचनाओं को देखिए, आप द्विवेदी की रचनाओं की विशेषताओं को देखिए, अलग अलग सबकी विशेषताएं हैं। आप जो है आगे चल करके आप देखिएगा प्रगतिवाद में कविताओं का रुख और हुआ, प्रयोगवाद में कुछ और हुआ, ऐसे से बदलता गया, समय समय के हिसाब से चीजें बदलती गई, कन्वर्ट होती गई। ठीक है, इसके अलावा आठवां है आपका, आठवां है श्रवण और रसस्वादन, यानी कि सुनना और उसको समझना। यानी किसी महान काव्य को पढ़ करके उत्पन्न भाव जो होते हैं, उसको, उसके भाव जो उत्पन्न होते हैं, उसी भाव को आप कविता के रूप में कन्वर्ट करते हैं कभी कभी। यानी भाव भी प्रेरक बन सकते हैं, मोटिवेशन बन सकते हैं आपके कविता करने के लिए। जैसे आपको, आपने किसी को पढ़ा, किसी को देखा, आपने मान लेते हैं, अब मुझे हिंदी पढ़ने का जो शौक चढ़ा था, कुमार जी की कविता कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, उसको पढ़ने से शुरू हुआ था। बीएससी में कर रहा था, बीएससी को छोड़ दिया मैंने। अब सोचो कि मैं मोटिवेशन मिला किसको पढ़ने का, कविता हिंदी पढ़ने का, तो मैंने हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने हिंदी कितना वो चढ़ा कि मैं बीएचयू तक चला गया हिंदी पढ़ने के लिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जहाँ पर एडमिशन पाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो वहां पर जाकर के मैंने एडमिशन लिया और वहां पर जो है एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसको क्वालिफाई किया, फिर वहां से मैंने एमए किया हिंदी साहित्य से। ठीक है, तो वो चीजें प्रेरक बनती हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसे महान काव्य होते हैं या कविताएं होती हैं, महान कवि को देख करके, लेखक की चीजों को पढ़ करके आपके अंदर जो भाव उत्पन्न होता है, उसी भाव से भी आप कविताओं को लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये भी एक काव्य हेतु होता है। आगे देखिएगा अगला, काव्य हेतु की विशेषताएं। काव्य हेतु की कई विशेषताएं। तो काव्य हेतु आपका समझे, काव्य हेतु का अर्थ आपने समझा, यानी काव्य को करने के लिए जो मोटिवेशन, जो प्रेरक तत्व होते हैं वही काव्य हेतु कहलाते हैं। काव्य हेतु को मैंने बताया कि काव्य में प्रतिभा, ज्ञान और अभ्यास, ये तीन जो है काव्य हेतु सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में और भी तो मैंने गौण पात्र भी बताया, मतलब कि गौण काव्य हेतु होता है, जो कि आपको जानना जरूरी है। हेडिंग डालिएगा काव्य हेतु की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काव्य हेतु। देखिए पहली विशेषता, यह एक आंतरिक प्रेरणा होती है। काव्य हेतु आंतरिक प्रेरणा है, अंदर से ही आती है। ठीक है, बाहरी कारण इसका सहायक हो सकता है, लेकिन यह भीतर से जागृत होती है। काव्य हेतु, काव्य हेतु अंदर से निकलती है, लेकिन बाहरी वातावरण जो होता है उसको सपोर्ट करता है, तो काव्य अच्छा बन जाता है। यानी निकलती है ये, यानी इसका जन्म जो होता है लेखक के या कवि के आत्मा से होता है। लेखक के आत्मा से होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेखक के किससे, मतलब कवि के, लेखक कहना उचित नहीं है, कवि के आत्मा से होता है। ठीक है, दूसरी विशेषता इसकी ये है कि यह ज्ञान और संवेदना का संतुलन मांगती है। यानी ज्ञान और संवेदना, यानी कि इमोशंस और ज्ञान दोनों का एक प्रकार से मिलन हुआ। आपके अंदर ज्ञान भी उतना ही हो 50%, 50% संवेदना हो, तब जाकर के एक मंझा तुला और एक समन्वयवादी आपका एक काव्य तैयार होता है। केवल भावना नहीं बल्कि सशक्त बौद्धिकता की भी आवश्यकता होती है इसमें, यह बात भी ध्यान रखें किसी भी काव्य को करने के लिए। तीसरी विशेषता लिखिएगा, यह कवि के व्यक्तित्व की पहचान होती है, यानी करैक्टर को दिखाता है। उसकी रचनाएं जो होती हैं, जैसे आप पढ़िए किसी भी कविता की रचनाओं को, जैसे कामायनी आप पढ़ते हैं तो जयशंकर प्रसाद के जीवन के बारे में उसको पता चलता है कि चिंता सर्ग से शुरू होकर के आनंद और उसमें जाकर के समाप्त होता है। वो कामायनी महाकाव्य बड़ा जबरदस्त रचना है, उसको आप पढ़िए, कभी टाइम मिले तो कामायनी को पढ़िएगा। चिंता सर्ग से शुरू होता है ये कामायनी महाकाव्य मेरे पास रखा हुआ है, ये कामायनी रचना है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक मनोवैज्ञानिक धरातल पर ये रचना लिखी गई है। आप शायद इसको ना पकड़ पाए, लेकिन मैं आपको पकड़ करके दिखाता हूँ। ऐसे चिंता सर्ग से शुरू होती है बेटा और आनंद पर जाकर खत्म होती है। चिंता से व्यक्ति, यानी चिंता से शुरुआत होती है और आनंद पर जाकर के लास्ट पंक्ति खत्म होती है। चिंता में क्या लिखा है, हिमगिर के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ठीक है, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। ऐसे शुरू किया, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता सी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान। ठीक है, तरुण तपस्वी सावह बैठा साधन करता सुर शमशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था संकरुण अवसान। ठीक है, इस तरीके से लिखा। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े, हुए हिमधवल जैसे पत्थर पर कर ठिठुर रहे अड़े। इस तरीके से लिखा कि चिंता सर्ग से शुरू होता है और चिंता सर्ग के बाद में लास्ट में अगर आप देखेंगे तो ये आनंद सर्ग पर जाकर के 15 सर्ग में बटी हुई कामायनी रचना आनंद पर जाकर के आपको खड़ी होती है। उसमें लिखा क्या, आनंद की पंक्तियों में आप देखें लास्ट में क्या लिखा है, संगीत मनोहर उठता मुरली बजती जीवन की संकेत कामना बनकर बतलाती दिशा मिलन की, रश्मियां बनी अप्सरियां अंतरिक्ष में नचती थी, परिमल का कन कन लेकर निज रंगमंच रचती थी, मांसल सी आज हुई थी हिमवती प्रकृति पाषाणी, उस लाल रास में ही विह्वल थी हस्ती थी कल्याणी, वह चंद्र क्रीट रजत नग स्पंदित सा पुरुष पुरातन, देखता मानसी गोरी लहरों का कोमल नर्तन, प्रफुल्लित हुई सब आंखें उस प्रेम ज्योति विमला से, सब पहचाने से लगते अपनी ही एक कला से। इस तरीके से उन्होंने लिखा कि समरस थे जड़िया चेतन। उत्तर देखिए शुरुआत की पंक्तियों का, समरस थे जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतन मतलब की चेतनता एक बिलसती आनंद अखंड घना था। यानी चेतनता एक बिलसती आनंद अखंड घना था। इस तरीके से आनंद सर्ग पर जाकर के समाप्त होती है रचना। यानी चिंता से शुरू होकर के कोई व्यक्ति का जीवन जब शुरू होता है आनंद पर खत्म होता है और जीवन में तमाम प्रकार के जो है चीजें आती हैं, तमाम प्रकार की तमाम चीजें यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से कामायनी रचना जब आप पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे आपके व्यक्तित्व की पहचान है। ये जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व को भी दिखाती है रचना। ठीक है, काव्य हेतु ही कवि को सामान्य व्यक्ति से अलग करता है, कि वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से अलग है। ठीक है, चौथी विशेषता, यह विकसित भी हो सकती है, यानी कि अभ्यास अध्ययन और अनुभव से, और यह परिपक्व बनती है। यानी अभ्यास करने से, अध्ययन करने से
अनुभव से ये और परिपक्व बनती है कौन? काव्य हेतु। ठीक है, इसके अलावा यह कलात्मकता को जन्म देती है काव्य हेतु। काव्य हेतु से ही सौंदर्य बोध उत्पन्न होता है, यह बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, कलात्मकता को जन्म देती काव्य हेतु की आप कितने अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। छठी विशेषता आप लिख लीजिएगा, यह वैचारिक और भावात्मक होती है, यानी इसमें विचार और भावना, इमोशंस एंड ज्ञान दोनों का समन्वय होता है। केवल भावना या केवल विचार से ही कवि नहीं बनता कोई, दोनों के योग से काव्य हेतु बनती है और तभी एक प्रकार से एक अच्छा कवि माना जाता है वो। इस तरीके से इसकी विशेषताओं को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला, काव्य हेतु के लक्षण, लाक्षणिक विशेषताएं इसकी देखेंगे तो पहली बात है रचनात्मक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है इसकी, यानी कि बिना किसी दबाव के काव्य लेखन की आंतरिक प्रेरणा आती है इसमें। दूसरी बात है शास्त्रीय अध्ययन की रुचि है, यानी कवि शास्त्रों और ग्रंथों में रुचि रखता है ऐसा। ठीक है, जो ये होता है। इसके साथ साथ कल्पना और यथार्थ का संतुलन रखता है, केवल कल्पना ही नहीं, अनुभवजन यथार्थ भी कवि के पास होता है। ये लाक्षणिक विशेषताएं मैंने वैसे बता दी, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन विशेषताओं में थोड़ा सा आपकी मदद कर सकता है। संवेदना और गहरापन इसमें होता है, यानी वह दूसरों के दुख और सुख को गहराई से महसूस भी कर सकता है। ठीक है, जो काव्य हेतु होता है। भावों की अभिव्यक्ति में कौशल, कवि अपनी बातों को क्या करता है? प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर पाता है जब वो उसके पास काव्य हेतु होते हैं। ये सब उसकी लाक्षणिक विशेषताएं मैंने आपको बताई। विश्लेषणात्मक पक्ष अगर इसका देखें मुख्य रूप से, तो काव्य हेतु वह चुंबकीय शक्ति है बेटा जो कवि को विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं और शब्दों से जोड़ती है, या के ये चीजें होती हैं। काव्य हेतु वह चुंबकीय शक्ति है जो कवि को विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं और शब्दों से जोड़ती है, या केवल जन्मजात क्षमता नहीं बल्कि शास्त्रीय अध्ययन और जीवन अनुभव का समन्वय होता है। मम्मट ने जो है 3 हेतु आज भी सबसे जो उन्होंने बताए 3 हेतु, प्रतिभा, ज्ञान और यानी प्रतिभा, श्रुति और अभ्यास, यानी प्रतिभा श्रुति को ज्ञान कह सकते हैं। ठीक है, इसमें वेद पुराण शास्त्र ये सब पढ़ा हो, तो वो सब मिलकर के काव्य के लिए प्रेरित करती है लोगों को, और मतलब कि वो काव्य कर सकता है। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं जैसे कि तुलसीदास में जो है था तुलसीदास में श्रुति यानी कि वेद पुराणों का ज्ञान था, अभ्यास यानी लगातार साधना उनके अंदर थी, प्रतिभा यानी तीनों का अद्भुत समन्वय तुलसीदास में मिलता है। इसीलिए तुलसीदास को समन्वय का कवि कहते हैं। तुलसीदास में समन्वय की विराट चेष्टा भी है। हर क्षेत्र में तुलसी में समन्वय आपको दिखेगा, जाति पात में समन्वय, धर्म में समन्वय, जो है निराकार साकार में समन्वय, ठीक है, नर नारायण में समन्वय, सब में समन्वय आपको जो है दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना संभव हुई। रामचरितमानस एक ऐसा महाकाव्य मेरे पास रखा हुआ है, ठीक है, मेरे पास, मैं रामचरितमानस का अध्ययन करता रहता हूँ, प्रॉपर अध्ययन करता हूँ। ये मेरा सबसे प्रिय पुस्तक है, सबसे प्रिय ग्रंथ है रामचरितमानस, और ये बड़ी आदर के साथ इसके पूजा भी करता हूँ और बड़े आदर के साथ रहता हूँ। ठीक है, और यहाँ तक कि मेरे रूम में कोई चप्पल जूता पहन करके नहीं आता है। ठीक है, वही बाहर ही निकाल दो जो निकालना है उधर, इससे अंदर नहीं आ सकते, प्रवेश वर्जित है। ठीक है, क्योंकि मैं अपने रूम में भगवान के लिए एक प्रति रखता हूँ, और ये मैं एक रचना के दृष्टिकोण से भी पढ़ता हूँ, और कभी कभी जब मुझे पढ़ाना होता है तो इसको मैं रचना के दृष्टिकोण से पढ़ता हूँ बेटा, लेकिन जब मैं खाली समय पाता हूँ तो इसको एक आध्यात्मिक पुस्तक के रूप में पढ़ता हूँ। यानी मेरे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है रामचरितमानस को पढ़ना। इतना ज्ञान और किसी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा जो पुस्तक में इसमें मिलेगा, बस इसको पढ़ने की जरूरत है। आपको एक कवि की दृष्टिकोण से देखेंगे तो ऐसी उत्कृष्ट रचना पूरी हिंदी साहित्य में आपको कहीं नहीं मिलेगी, और एक अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आध्यात्म की दृष्टि से भी इतनी अच्छी रचना नहीं मिलेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई इतना आपको, इसमें कहा गया कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर न उतरे पारा। कलयुग में कोई आपको इतना ज्यादा पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है कहीं पर, इतना कि बहुत ज्यादा जो है भगवान के दिन भर पूरा जपते रहो, नहीं। आप जब भी अपना काम करते रहें, गृहस्थ आश्रम का पालन करते, भगवान का नाम जप करते रहें, बहुत अपना कर्म आप कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा धर्म कर रहे हैं। अपने आपने अगर आपने 2 लोगों की रोजी रोटी आप चला रहे हो तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, आप बहुत बड़ी पूजा कर रहे हो, आप अखंड भंडारा कर रहे हो, समझ लो। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तुलसीदास में इन चीजों, तीनों चीजें विद्यमान थी। एक विशेष परिभाषा अगर आप देखें काव्य हेतु की, तो काव्य हेतु वह शक्तिशाली प्रेरक तत्व है जो कवि के भीतर रचनात्मक ऊर्जा, संवेदनात्मक अनुभूति और बौद्धिक कल्पना को जागृत करता है। इसमें प्रतिभा, ज्ञान, अभ्यास और जीवन अनुभवों का समावेश होता है। ये बात मैंने आपके लिए लिखी ताकि आप जो है जब भी लिखने चाहे तो आप एक परिभाषा के रूप में इसको लिख सकते हैं। अंतिम सारांश में अगर आप देखें तो इसमें मुख्य हेतु कौन कौन से हैं? मुख्य हेतु 3 हैं, प्रतिभा, श्रुत और अभ्यास, यानी प्रतिभा, ज्ञान और अभ्यास का मम्मट ने बताया। सहायक हेतु की बात की तो प्रेरणा,
संवेदना, अनुभव और काल परिस्थिति, ये सब एक प्रकार से सहायक काव्य हेतु है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। विशेषताओं की अगर बात की जाए इसकी, तो विशेषताएं स्वाभाविक, कलात्मक, ज्ञान आधारित, गहरी अनुभूति से युक्त होती हैं इसकी विशेषताएं। विद्वानों की अगर बात की तो आचार्य भामा, बामन, मम्मट और राजशेखर ने काव्य की प्रतिभा को लेकर के बहुत ही रिसर्च किया है, इस पर बड़ा काम किया है, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। टॉप 15 एमसीक्यूज की बात की जाए तो टॉप मतलब कि ये काव्य हेतु से 15 एमसीक्यूज मैंने तैयार किए हैं आपके लिए, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न, प्रतिभा श्रुतम अभ्यासः काव्य हेतु त्रयो मतः, यह कथन किस आचार्य का है? इसको आचार्य मम्मट ने कहा था। क्या कहा था? प्रतिभा श्रुतम अभ्यासः, यानी प्रतिभा, ज्ञान और अभ्यास, ये तीन काव्य के मुख्य हेतु होते हैं। यह बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। आचार्य मम्मट कहते हैं। यह कथन आचार्य मम्मट की काव्य प्रकाश नाम की ग्रंथ है। आचार्य मम्मट का कौन सा ग्रंथ है? काव्य प्रकाश नाम का ग्रंथ है, उसमें लिखा है। मम्मट ने तीन प्रमुख काव्य हेतु बताए हैं। प्रतिभा जो जन्मजात सृजन शक्ति होती, जन्म से हुई होती है। श्रुत यानी ज्ञान, शास्त्र और साहित्य का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। और अभ्यास यानी लगातार लेखन का और चिंतन करने वाला व्यक्ति। यही त्रयी यानी कि नेट व विवेचनात्मक प्रश्नों में, मतलब कि ये जो है, ये तीनों जो प्रतिभा, श्रुत और अभ्यास के जो प्रश्न है, ये खास करके नेट जेआरएफ की परीक्षा में या फिर बीए की परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन से ध्यान रखिए। दूसरा प्रश्न है प्रकृति काव्य हेतवा, यह कथन किसका है? प्रकृति काव्य हेतवा किसने कहा था? मम्मट ने तो बिल्कुल नहीं कहा था। इसको कहा था आचार्य भामा, अलंकार संप्रदाय के विद्वान, अलंकार संप्रदाय के प्रणेतक। यह कथन उन्होंने अपनी पुस्तक अलंकार शास्त्र से लिया गया है। उनके अनुसार काव्य हेतु की काव्य हेतु कवि की प्रकृति प्रतिभा होती है। प्राकृतिक प्रतिभा तो नेचुरल टैलेंट होता है उसका। यह जन्मजात रचनात्मकता ही कवित्व की पहली शर्त होती है कि उसको कुछ गॉड गिफ्टेड चीजें पहले से मिली रहती हैं। उन्होंने अभ्यास व अध्ययन को गौण माना है। काव्य की कोई के लिए एक प्रकार से इन्होंने रचनात्मकता यानी जो प्राकृतिक प्रतिभा है उसको ही इंपॉर्टेंट माना है कि प्रकृति से ही इसको पहले से चीजें मिली रहती है, जन्म से। अगला प्रश्न, काव्य हेतु की त्रयी में श्रुत से क्या आशय है? श्रुत माने होता है ज्ञान। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। श्रुत का अर्थ होता है ज्ञान, यानी सुना या पढ़ा गया ज्ञान। इसमें वेद, शास्त्र, नीति, पुराण, साहित्य ये सब शामिल है। मम्मट ने इसे एक अनिवार्य काव्य हेतु माना है, ठीक है, श्रुत को। चौथा नंबर क्वेश्चन आ चुका है, राजशेखर के अनुसार काव्य हेतु के मूल में क्या है? राजशेखर ने काव्य के हेतु में मूल में क्या बताया था भैया? प्रेरणा, प्रवृत्ति और प्रतिभा, ठीक है। क्या बताया था? प्रेरणा, प्रतिभा और जो है प्रवृत्ति और प्रतिभा। यानी राजशेखर नाम के जो काव्य शास्त्री हैं, काव्य मीमांसा नाम की इनका ग्रंथ है। आपसे पूछेगा काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा। काव्य प्रकाश किसकी? मम्मट की है। काव्य अलंकार किसकी रचना है? वह है अलंकार शास्त्र के प्रणेता भामा की। उन्होंने कहा कि कवि में काव्य हेतु तभी उत्पन्न होता है जब उसे किसी प्रेरणा की झलक मिले, उस पर रचनात्मकता प्रवृत्ति हावी हो और उसमें प्रतिभा हो। ये तीनों तत्व एक साथ मिलकर के सृजन को जन्म देते हैं और इस तरीके से काव्य करने की प्रेरणा जो है वो आती है। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आचार्य बामन के अनुसार काव्य हेतु क्या है? बामन ने कवित्व को काव्य का हेतु बताया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बामन ने काव्य हेतु को केवल कवित्व यानी सृजन शक्ति माना है। उन्होंने अन्य तत्वों यानी ज्ञान, अभ्यास आदि को गौण बताया है। उनके अनुसार कवि का कवि होना ही सबसे महत्वपूर्ण हेतु होता है कि वो कवि है। कवि क्यों है? उसका कवित्व ही एक प्रकार से उसको कवि बनाता है, उसकी काव्य करने का कौशल ही उसको कवि बनाता है। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, सब प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। काव्य हेतु का अभ्यास किस ओर संकेत करता है? केवल वाचन की ओर, लगातार सृजन और लेखन की ओर? लगातार सृजन और लेखन की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अभ्यास का अर्थ होता है कवि का सतत सतत प्रयास, लगातार प्रयास। कवि जितना अभ्यास करता है उसकी शैली उतनी ही परिपक्व और उतनी ही अच्छी होती चली जाती है। मम्मट ने इसे काव्य हेतु की तीसरी अनिवार्य शर्त माना है। सातवां क्वेश्चन, काव्य हेतु की विशेषताओं में कौन सा तत्व प्रमुख नहीं है? इनमें से नैतिकता इसमें से उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी संवेदना, रचनात्मकता और कल्पनाशीलता किसी काव्य के लिए बहुत जरूरी चीजें होती है, ठीक है। संवेदना, रचनात्मकता, ज्ञान और कल्पना होती है। नैतिकता का संबंध काव्य के उद्देश्य या भाव से हो सकता है पर काव्य के हेतु से नहीं होता है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन, रसास्वादन किस प्रकार का काव्य होता है? प्राथमिक, दैविक, सहायक या फिर आकस्मिक? तो ये सहायक काव्य होता है रसास्वादन करना। रसास्वादन किसी काव्य का पाठ करके मिलने वाला आनंद होता है या किसी कवि के भीतर रचना की इच्छा जगाता है, इसलिए यह मुख्य नहीं है बल्कि यह सहायक हेतु में आता है, ठीक है। आगे देखिएगा, 9वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है, प्रतिभा का संबंध किससे होता है? प्रतिभा का संबंध जो है जन्मजात सृजन शक्ति से होता है। प्रतिभा का संबंध किससे होता है? प्रतिभा का संबंध जन्मजात सृजन शक्ति से होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। प्रतिभा वह गुण होता है बेटा
जो बिना सीखे ही कवि को रचना में सक्षम बनाती है। यह ईश्वरीय प्रदत्त माना जाता है प्रतिभा को। जो है प्रतिभा शून्य व्यक्ति श्रेष्ठ काव्य नहीं रच सकता कभी भी जीवन में। यानी प्रतिभा जो होती है उसके अंदर बचपन से होती है, प्रकृति के द्वारा मिली हुई होती है। 10वां क्वेश्चन, कविता के लिए प्रेरणा का संबंध किससे है? प्रेरणा मतलब होता है बाह्य कारकों से उत्पन्न रचनात्मकता या रचनात्मक उन्मेष को प्रेरणा कहते हैं, जो आपको बाहरी दुनिया से मिलता है। ठीक है, प्रेरणा जो होती है किसी दृश्य, किसी परिस्थिति, किसी व्यक्ति या भाव से उत्पन्न या उत्साह से मिलता है, या कवि को लिखने के लिए आतुर करता है, मोटिवेट करता है, या कभी कभी क्षणिक भी हो सकता है लेकिन प्रभावी जरूर होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कवित्वम काव्यस्य हेतु, यह परिभाषा किस ग्रंथ से है? कवित्वम काव्यस्य हेतु, यह परिभाषा जो है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति जो है इस रचना में लिखी हुई है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति नाम का ग्रंथ आचार्य बामन ने लिखा, जो रीति संप्रदाय के प्रणेता है। ठीक है, इसमें कवित्व को ही काव्य हेतु माना गया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 12 नंबर, भामा के अनुसार कवि में क्या होना चाहिए? भामा कहते हैं कि प्रतिभा का होना बहुत जरूरी होता है। भामा प्रतिभा पर फोकस करते हैं। भामा के अनुसार काव्य में प्राकृतिक प्रतिभा अनिवार्य है। यह अभ्यास और अध्ययन से नहीं आती, यह जन्मजात होती है और इससे कविता स्वाभाविक लगती है। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में कौन सा काव्य हेतु नहीं है? रसास्वादन काव्य हेतु है, अभ्यास भी है, प्रतिभा भी, विनोद नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, विनोद नहीं है। ठीक है, विनोद कविता का उद्देश्य हो सकता है, ना कि हेतु। ठीक है, काव्य हेतु प्रेरणा, प्रतिभा और ज्ञान आदि होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, काव्य हेतु में संवेदना की भूमिका क्या होती है? काव्य हेतु में संवेदना की भूमिका क्या होती है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुभवजन्य भावना को सजन रूप में रूपांतरित करना ही संवेदना की भूमिका होती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संवेदना का अर्थ होता है अनुभूति की तीव्रता, यह कवि को भीतर से उद्वेलित करती है, यही भावना शब्दों में उतर करके कविता बनती है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका 15 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा काव्य हेतु का लाक्षणिक गुण नहीं है? इनमें से बताएं। भाषा शैली जो है इसका लाक्षणिक गुण नहीं है। सृजनात्मकता, अभ्यास और ज्ञान, ये काव्य हेतु का लाक्षणिक गुण होता है। भाषा शैली काव्य की अभिव्यक्ति है, ठीक है, ना कि प्रेरक तत्व। काव्य हेतु के वे तत्व होते हैं जो कवि को रचने के लिए प्रेरित करते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को समझा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, इन सभी चीजों का पीडीएफ प्राप्त करना है, 9161 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। आपको इन सभी चीजों का पीडीएफ मिल जाएगा, लाइव क्लास, पीडीएफ लेक्चर, सब कुछ आपको मिलेगा। मेन चीज है पीडीएफ नोट्स आपको मिलता रहेगा ग्रुप में, अगर आप जुड़ेंगे तो उसमें पीडीएफ नोट्स में सभी चैप्टर के जो है पीडीएफ नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, सब कुछ आपको मिलेंगे। और अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप भेजिएगा अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम, अपने सेमेस्टर का नाम। और आपके पास जैसे आप इतना लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक स्कैनर भेजूंगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेंगे। आपके 2 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर, मतलब एक माइनर नहीं होगा, 2 ही मेजर सब्जेक्ट के पेपर होंगे और एक को करिकुलर होगा। इन सभी की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपए फीस में होगी। तुरंत एसएमएस कीजिए, तुरंत जुड़ जाइए, मात्र 100 रुपए फीस में सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों।